हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एग्जाम टाइम। आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं फैक्ट्रीज एक्ट के बारे में। ये टॉपिक आपके बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस एंड लॉ के अंदर आता है। बेसिकली ये टॉपिक उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स बोल रहे थे कि सर ये टॉपिक भी कवर करवा दो। वैसे मैंने सोचा नहीं था कि मैं ये भी टॉपिक करवाऊंगा, क्योंकि जनरली ये एग्जाम्स में पूछे नहीं जाते हैं। और आपके बीकॉम लेवल पे ये टॉपिक पढ़ाना कहीं ना कहीं मुझे सही नहीं लगता है, क्योंकि ये टॉपिक जनरली CA CMA लेवल का होता है और UGC नेट JRF का लेवल होता है। और एंट्रेंस में फैक्ट्रीज एक्ट पूछना ये फेयर नहीं है। लेकिन फिर भी हम इसे कवर करने वाले हैं। ओवरव्यू लेंगे, जस्ट ओवरव्यू लेंगे, क्या क्या इसके अंदर हम देखेंगे वो सब कुछ अभी हम जानने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। देखो, सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि हमें पढ़ना क्या है बीकॉम एंट्रेंस के लेवल पे फैक्ट्रीज एक्ट के अंदर। तो आपके स्क्रीन पे ये कंटेंट दिख रहा है, बस हमें इतने ही चीज़ें जाननी है बीकॉम एंट्रेंस के लेवल पे। वैसे देखो, ये चांसेस बहुत कम है कि ये टॉपिक आपके एग्जाम में पूछे, लेकिन फिर भी कुछ देख ले रहे हैं। तो आपका जो सबसे फर्स्ट टॉपिक है, इसमें फैक्ट्रीज एक्ट के अंदर हम जानेंगे कि फैक्ट्री एक्ट होता क्या है, इसके मीनिंग को समझेंगे। फिर कुछ इसके अंदर इम्पॉर्टेंट डेट्स हैं, जनरली किस डेट को लाया गया था, कब ये अपने एक्शन में आया, उसको हम समझेंगे। फिर उसके बाद ऑब्जेक्टिव्स हमें देखना है फैक्ट्री एक्ट का, कि फैक्ट्री एक्ट को लाने के पीछे उद्देश्य क्या था। फिर स्कोप को समझेंगे और साथ ही साथ वर्कर के डेफिनेशन को जानेंगे, इम्पॉर्टेंट है जानना। और एक मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होता है, उसे भी हम कवर कर लेंगे। बेसिकली बीकॉम एंट्रेंस लेवल पे बस हमें इतना ही समझना है, और अगर आप डिटेल में इसे पढ़ना चाहते हो तो आप बिल्कुल जाओ। लेकिन मैं इतना ही कवर करने वाला हूँ, क्योंकि इससे ज़्यादा फैक्ट्रीज एक्ट के अंदर पूछेगा भी नहीं आपसे। स्टार्ट करते हैं फैक्ट्रीज एक्ट को। देखो, सबसे पहले यहाँ पे मैं हाईलाइट कर दे रहा हूँ, ये डेट इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना, 1948। ठीक है, आपसे अगर कोई पूछता है कि कब लाया गया था फैक्ट्रीज एक्ट, तो आपका आंसर ये होना चाहिए 1948। तो देखो, सबसे पहले यहाँ पे लिखा गया है इन 1881 फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट वॉज पास्ड। हिस्ट्री को उठा के अगर देखते हो तो 1881 में फैक्ट्री एक्ट को पास किया गया। देखो, वो जो फैक्ट्री एक्ट था वो कहीं ना कहीं बहुत ही पुराना फैक्ट्री एक्ट था, और उसमें बहुत सारे चेंजेस की ज़रूरत थी, अमेंडमेंट्स की ज़रूरत थी। अमेंडमेंट वर्ड जब मैं यूज़ करता हूँ तो इसका मतलब ये है कि उसमें चेंजेस की ज़रूरत थी, रिफॉर्म्स की ज़रूरत थी। तो उसमें बहुत सारे वीकनेस थे, वीक पॉइंट्स थे 1888 वाले फैक्ट्रीज एक्ट में। तो हमें अमेंड करने की ज़रूरत थी। तो उसी को देखते हुए दोबारा से नया फैक्ट्री एक्ट पास किया गया था 28 अगस्त 1948 में। अगर आपसे कोई ये पर्टिकुलर डेट पूछता है कि फैक्ट्री एक्ट कब लाया गया था, फैक्ट्री एक्ट, तो आपका आंसर होना चाहिए 28 अगस्त 1948। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, इस एक्ट से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स मैंने लिख रखे हैं, जैसे कि सबसे फर्स्ट है यहाँ पे, दिस एक्ट प्रोवाइड्स फॉर हेल्दी एंड सेफ्टी मेजर्स। ये हेल्दी और सेफ्टी मेजर्स प्रोवाइड करता है। किनको प्रोवाइड करता है, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अगर मैं फैक्ट्री की बात कर रहा हूं, तो फैक्ट्री में सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं आपके वर्कर्स। आपको वर्कर्स के सेफ्टी को देखना होता है, वर्कर्स के हेल्दी मेजर्स पे फोकस करना होता है, उनको एक अच्छा इन्वायरमेंट मिले काम करने के लिए। उनका एक टाइम फिक्स होना चाहिए, शेड्यूल होना चाहिए कि वो इतने देर से लेकर इतने देर तक काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि उनसे हम पूरे 24 घंटे काम ले रहे हैं। ठीक है, तो इन्हीं सबको देखते हुए फैक्ट्री एक्ट लाया गया था। पहले हुआ क्या करता था कि जो ओनर्स होते थे, जो कंपनी के ओनर होते थे, वो लेबर्स को एक्सप्लॉइट करते थे। वो खुद के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए, खुद के मार्केटिंग को बढ़ाने के लिए जनरली वो लेबर्स को, वर्कर्स को एक्सप्लॉइट करते थे, उनसे ज़्यादा काम करवाते थे, ज़्यादा काम लेते थे कम सैलरी में। तो उन्हीं को देखते हुए फैक्ट्री एक्ट लाया गया था। यहाँ पे लिखा हुआ है, ड्यू टू इनहेरेंट वीकनेस एंड टू कीप पेस विथ चेंजिंग वर्किंग क्लास द एक्ट हैज़ बीन अमेंडेड वेरियस टाइम्स। जो 1881 में फैक्ट्री एक्ट पास किया गया था, उसमें बहुत सारी कमियां थी। उसी को देखते हुए उस एक्ट्स में कुछ चेंजेस किए गए। फिर जाकर एक नया फैक्ट्री एक्ट पास किया गया 28 अगस्त 1948 को, जो कि एक्शन में कब से आया, तो आपका आंसर होना चाहिए 1 अप्रैल 1949 को फैक्ट्री एक्ट एक्शन में आया था। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रख लेना यहाँ पे। अब देखो, हमें दो चीज़ और समझना है इसके अंदर। अभी और भी कुछ चीज़ें हैं, लेकिन फिलहाल दो चीज़ हमें और समझना है। सबसे फर्स्ट है इसके अंदर, इस एक्ट का ऑब्जेक्टिव, लाया क्यों गया था, ये मैंने आपको बताया, लेकिन फिर भी यहाँ पे हम देख लेते हैं। बताया गया है कि द ऑब्जेक्ट ऑफ दिस एक्ट इज टू सिक्योर करना किस चीज को, हेल्थ, सेफ्टी एंड वेलफेयर, किन का, वर्कर्स का। इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूं,
ये 3 चीज़ किनके लिए? वर्कर्स के लिए, क्योंकि फैक्ट्री में जो काम कर रहे हैं वो हमारे वर्कर्स हैं, हमें उन्हें साथ लेकर चलना होता है। तो अब इस एक्ट को लाने का उद्देश्य ये था कि हमारे वर्कर्स को सेफ इन्वायरमेंट मिले, उनके वेलफेयर के बारे में हम सोचें, उनका हेल्थ प्रॉपर हो, प्रॉपर वर्किंग आवर्स हो। ऐसा नहीं कि 24 घंटे दिन में काम करवाए जा रहे हैं मशीन्स की तरह, नहीं, उनका एक प्रॉपर शेड्यूल होना चाहिए कि वो इतने बजे आएंगे, फिर इतने देर से इतने देर तक काम करेंगे, फिर वो अपने प्रॉपर टाइम पे चले जाएंगे, वो भी खुश रहेंगे और हम भी खुश रहेंगे। फिर उनको अदर बेनिफिट्स प्रोवाइड करना, अदर पर्क्स प्रोवाइड करना, जैसे कि उनको वेरियस पैकेजेस देना, एक्स्ट्रा टाइम टू टाइम बोनस देना, फिर उनको फैमिली की तरह ट्रीट करना, ये सब इस एक्ट के अंदर कवर किया गया था। इस एक्ट के कुछ स्कोप्स हैं, जैसे स्कोप का मतलब ये होता है कि वो किस फील्ड में काम कर रहा हो, मतलब किस फील्ड तक वो पहुंचा हुआ हो। तो सबसे पहले ये जान लो, ये जो हमारा एक्ट है, फैक्ट्री एक्ट, ये हमारे पूरे भारत में एप्लीकेबल है, इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना, ये जो फैक्ट्री एक्ट है ये पूरे भारत में एप्लीकेबल है। साथ ही साथ ये सारे ही फैक्ट्रीज पे भी एप्लीकेबल है, चाहे वो कोई से भी फैक्ट्रीज हो, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कंट्रोल किए गए हो या फिर स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा कंट्रोल किए गए हो। तो ये चीज़ यहाँ पे याद रख लेना कि इस एक्ट का स्कोप क्या है। अब देखो, हमने ये समझ लिया, ये जो एक्ट लाया गया था ये वर्कर्स को बेनिफिट देने के लिए लाया गया था। अब हमें ये जानना होगा कि वर्कर्स होते क्या हैं, मतलब एक पर्टिकुलर टिपिकल डेफिनेशन क्या है। वैसे जनरली हम जानते हैं वर्कर्स होते कौन है, लेकिन हमें ये समझना होगा इस डेफिनेशन के थ्रू कि वर्कर्स कौन होते हैं। और यहाँ पे जो आप देख रहे हो, यहाँ पे एक बड़ा सा डेफिनेशन देखने आपको मिल रहा है, पॉइंट्स में, वेरियस पॉइंट्स में। इसके अंदर जो भी व्यक्ति आएगा, इस कैटेगरी में फॉल करेगा, उसे हम नाम देंगे वर्कर्स। ठीक है, तो यहाँ पे वर्कर्स का एक डेफिनेशन है, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 सब सेक्शन आई। चाहो तो याद रख सकते हो, नहीं तो इग्नोर भी कर सकते हो। तो यहाँ पे देखो, वर्कर्स के बारे में बोला गया है कि वर्कर मीन्स अ पर्सन इम्प्लॉयड। ठीक है, एक व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति हो सकता है, वो इम्प्लॉयड रहेगा, या तो डायरेक्टली रहेगा या इनडायरेक्टली थ्रू एजेंसी, या फिर किसी कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू लाया गया हो उस कंपनी में। तो ये पॉइंट देखो मैं हाईलाइट यहाँ पे कर रहा हूँ, या तो वो डायरेक्टली आएगा या थ्रू एनी एजेंसी, जैसे कि कॉन्ट्रैक्टर्स हो गए। ठीक है, ये पॉइंट हो गया। कोई सा भी व्यक्ति जो कि आपके फैक्ट्री में इनरोल हुआ है, एम्प्लॉयड है, या तो डायरेक्टली या किसी ब्रोकर कह लो या कॉन्ट्रैक्टर कह लो, उसके थ्रू आया हो, विथ और विदाउट द नॉलेज ऑफ प्रिंसिपल एम्प्लॉयर। जो हमारे एम्प्लॉयर हैं, जो एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं वर्कर्स को, हमारे कंपनी के जो एम्प्लॉयर हैं, उनके नॉलेज से भी और उनके नॉलेज के बिना, दोनों को हम यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं। ये जो पॉइंट यहाँ पे देख रहे हो, विथ और विदाउट द नॉलेज ऑफ द प्रिंसिपल एम्प्लॉयर। आगे पॉइंट है वेदर फॉर रेम्यूनरेशन और नॉट, रेम्यूनरेशन लेकर या फिर बिना रेम्यूनरेशन के आए हो तो उन्हें भी हम कंसिडर करेंगे, जो कि इन्वॉल्व हो किसी भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होता क्या है? किसी चीज को बनाने के प्रोसेस को हम नाम देते हैं मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। ठीक है, तो वर्कर्स होते क्या? जनरली एक पर्सन है जो कि एम्प्लॉयड होते हैं हमारे फैक्ट्री में, या तो डायरेक्टली या तो इनडायरेक्टली थ्रू दी ब्रोकर्स या फिर थ्रू कॉन्ट्रैक्टर, जो कि एम्प्लॉयर के नॉलेज से आए हो या फिर एम्प्लॉयर को मालूम भी नहीं है इस चीज के लिए। तीसरा पॉइंट, हमें क्या याद रखना है? या तो वो रेम्यूनरेशन के लिए आए हैं या फिर बिना रेम्यूनरेशन के लिए हमारे फैक्ट्री में आए हैं, हम उनको भी वर्कर कंसिडर करेंगे। आगे का पॉइंट क्या था इसमें कि वो हमारे किसी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में इन्वॉल्व है, तो उन्हें हम क्या कंसिडर करेंगे? वर्कर। ठीक है, हमने इतना समझ लिया। इसके बाद देखो यहाँ पे एक लाइन दिया हुआ है, और इन क्लीनिंग एनी पार्ट ऑफ द मशीनरी, मतलब जनरली ये काम दिया गया है कि अगर मशीनरी को क्लीन कर रहे हैं, ठीक है, या फिर किसी भी टाइप की एक्टिविटी को परफॉर्म कर रहे हैं जो कि रिलेटेड हो आपके प्रोसेस से, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस से, तो वो वर्कर कहलाएंगे। तो ये तो हो गया कि वर्कर कौन हो सकते हैं। इसके बाद जो यहाँ पे लास्ट में स्टेटमेंट आप देख रहे हो, बट डज नॉट इंक्लूड एनी मेंबर ऑफ आर्म्ड फोर्सेस, कोई भी डिफेंस से रिलेटेड इंसान या फिर स्पेशल फोर्सेस, पुलिस डिपार्टमेंट, इन सबको हम नहीं इंक्लूड करेंगे वर्कर में। ठीक है, तो यहाँ क्लियरली लिखा गया है कि वर्कर्स कौन होते हैं और कौन नहीं होते हैं। डेफिनेशन को बताने से मेरा मतलब ये था कि इसके अंदर जो भी व्यक्ति आएंगे उनको फैक्ट्री एक्ट का बेनिफिट मिल रहा होगा। आई होप आप ये समझ गए हो कि वर्कर्स होते क्या है। अब देखो, एक बेसिक छोटा सा टर्म है यहाँ पे कि मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होता क्या है। जनरली सब जानते हो कि देखो, अगर
जनरली सब कोई जानते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग होता क्या है। सिंपल लैंग्वेज में अगर बताऊं कि अगर आप कोई भी मोबाइल फ़ोन ही बना रहे हो, ठीक है, तो मोबाइल फ़ोन बनाने के लिए सबसे पहले आपको पार्ट्स की ज़रूरत होती है। आप पार्ट्स इकट्ठा करोगे, फिर अगर कोई भी पार्ट्स नहीं है आपके पास तो उस पार्ट्स का प्रोडक्शन करोगे आप। फिर फाइनली जब आपके पास सारे पार्ट्स इकट्ठे हो जाएंगे तो आप उन सारे पार्ट्स को असेंबल करते हो, ठीक है। हो सकता है आपको ये जो भी मैं लिख रहा हूँ नहीं दिख रहा हो क्योंकि यहाँ पे मेरा फेस कैम आ रहा होगा, सॉरी फॉर दैट। तो इसी प्रोसेस को हम नाम देते हैं मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। तो यहाँ पे सेक्शन 2 सब सेक्शन के का एक टिपिकल डेफिनेशन दिया हुआ है, अगर याद नहीं भी रहता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे बताया गया है सेक्शन 2 सब सेक्शन के, इट मीन्स एनी प्रोसेस, कोई सा भी प्रोसेस अगर इसके अंदर है, मतलब इन सारे काम में से कोई सा भी काम है तो उसे हम नाम देते हैं मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। जैसे कि मेकिंग। अब देखो, इसे पढ़ने से पहले मैं बता दे रहा हूँ, इसमें बहुत सारे ऐसे टर्म्स हैं जिनके मीनिंग्स आपको नहीं मालूम होंगे, और मैं यहाँ पे बताने वाला भी नहीं हूँ सारे के मीनिंग क्योंकि रिलेवेंट है ही नहीं। जो इंपॉर्टेंट है मैं उन्हें क्लियर कर दे रहा हूँ आपको। सबसे पहले यहाँ पे बोला गया है कि मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होता क्या है, कोई सा भी काम जिसमें मेकिंग हो रहा हो, बनाया जा रहा हो, कुछ अल्टरिंग हो रहा हो। अल्टरिंग का मतलब होता है चेंज कर रहे हो आप। रिपेयरिंग, ठीक है, समझ रहे हो। ऑर्नामेंटिंग मतलब कुछ फिनिशिंग टच दे रहे हो, कुछ ज्वेलरी आइटम्स का यूज़ कर रहे हो आप। फिनिशिंग कर रहे हो, पैकिंग कर रहे हो, ऑयलिंग, वॉशिंग, क्लीनिंग, ठीक है। डिमोलिशिंग मतलब ख़त्म करना, और अदरवाइज ट्रीटिंग और अडॉप्टिंग एनी आर्टिकल सब्सटेंस विद अ व्यू टू इट्स यूज, सेल, ट्रांसपोर्ट, डिलीवरी और डिस्पोजल। तो ये क्या होता है, प्रोसेस होता है। कोई सा भी एक्टिविटी जिसमें ये इन्वॉल्व हो, बना रहे हो चीज को, अल्टर कर रहे हो, चेंजेस कर रहे हो, कुछ खराब हो गया तो रिपेयर कर रहे हो, क्लीनिंग कर रहे हो, वॉशिंग कर रहे हो। तो ये सब प्रोसेस जिस एक्टिविटी में इन्वॉल्व होता है उसे हम नाम देते हैं मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। ये किसके अकॉर्डिंग है, सेक्शन 2 सब सेक्शन के अकॉर्डिंग। फिर आगे बताया गया कि पंपिंग ऑयल हो रहा है, ठीक है, वाटर, सीवेज, ये भी आपके मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के अंदर ही आते हैं। फिर जनरेटिंग, ट्रांसफॉर्मिंग, ट्रांसमिटिंग, ये भी आपके किसके अंदर आ जाएंगे, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के अंदर ही आते हैं। उसके आगे है कंपोजिंग टाइप्स ऑफ प्रिंटिंग, प्रिंटिंग, लेटर प्रेस, लिथोग्राफी, मतलब जनरली जो न्यूज़पेपर वगैरह प्रिंट होते हैं, आप मास प्रोडक्शन कर रहे हो, मास प्रिंट ले रहे हो किसी भी पर्टिकुलर बुक्स का, फिर न्यूज़पेपर पब्लिश कर रहे हो, ठीक है, तो ये भी आपके मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के अंदर आते हैं। फिर आगे कंस्ट्रक्टिंग, रिकंस्ट्रक्टिंग, रीफिटिंग, ये सब कुछ आपके आते हैं मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के अंदर, ठीक है। अगर याद नहीं होता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन जनरली याद रख लो, सेक्शन 2 सब सेक्शन के अकॉर्डिंग ये डेफिनेशन दिया गया है। सो फैक्ट्री एक्ट में बस हमें इतना ही पढ़ना है। अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो बिल्कुल आगे जा सकते हो डिटेल के लिए, लेकिन फिलहाल आपको बस इतना ही याद रखना है कि फैक्ट्री होता क्या है, कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स, इसके ऑब्जेक्टिव्स, स्कोप्स, वर्कर का डेफिनेशन क्या है और मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होता क्या है। अगर मुझे लगता है कि इसमें कुछ और भी चीज़ों की ज़रूरत होगी तो मैं इसका पार्ट सेकंड लाऊंगा। ये था फैक्ट्री एक्ट का पार्ट फर्स्ट, जिसके अंदर हमने देखा ओवरव्यू किसका, फैक्ट्रीज एक्ट का, ठीक है। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू और बाय। No fear, I'm standing right here, eyes peer with my mind clear, never look rear, only up, never down, look around till I'm found, hear the sound, listen